देखो पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल बताता हूँ, सब चीज़ें रिवाइज कराता हूँ। पहले बैठो दे। जूम पे वो शिवानी कह रही थी कि उसका दिक्कत आ रहा है, तो मैंने सोचा ये भी अपलोड ही कर देता हूँ, कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। बट इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी कि भाई आपको पहले देखना है चुपचाप, अगर आप नहीं देखोगे तो, और कमेंट चाहिए मेरे को नीचे सबका, ठीक है। सेम कंडीशन है सबको, जिसको पता है, अगर कोई वीडियो में दिक्कत आए तो बता दीजिए, ठीक है। आपको नीचे कमेंट करना है, जैसे आप वीडियो देख लोगे, लाइक डिसलाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो बट कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको पहले मैं रिवाइज कराता हूँ। हम पढ़ा रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मतलब जो हम पे पैसा आ रहा है उसे हम मैनेज कैसे करें। तो मैनेजमेंट में 3 चीज़ें आती थी। सबसे पहले भाई पैसा उठाए कहाँ से, पैसा मिलेगा कहाँ से, क्या हमारा खुद का पैसा रहेगा या हम लोन पे लेंगे पैसा। सबसे पहला कौन सा डिसीजन होता था, पैसा उठाए कहाँ से, जिसे हम क्या कहते थे, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। हिंदी में क्या होगा फाइनेंशियल डिसीजन, पढ़िए उसे एक बार। नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन नहीं कहते हैं, वित्तीय व्यवस्था निर्णय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका मतलब होता है हम पैसा अरेंज कहाँ से करेंगे। पैसा अरेंज करने का मतलब क्या होता है कि भाई हम क्या अपना पैसा उठाएंगे, जिसे कहते हैं हम इक्विटी या फिर ओनर्स फंड, और जो दूसरा क्या होता है डेट। डेट का मतलब बोरोड फंड, ठीक है। इन 2 तरह से पैसे निकालते हैं हम। उससे फैक्टर फैक्टिंग पढ़े थे कि भाई हमें कौन सा पैसा उठाना चाहिए, वो हमने फैक्टर्स पढ़े थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट था भाई पैसा उठा तो लिया है, अब वो तो बताओ लगाना कहाँ है, जिसको हम क्या कहते थे, इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि वो पैसा लगाना कहाँ है। आप जो पैसा लगाते हैं वो हम 1 साल से ज्यादा के लिए भी लगा सकते हैं और 1 साल से कम के लिए भी लगा सकते हैं। 1 साल से ज्यादा को लॉन्ग टर्म डिसीजन, 1 साल से कम को शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम क्या होता था, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम क्या होता था, वर्किंग कैपिटल। और शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम क्या होता था, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या नाम होता था, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कल मैंने थोड़ा बहुत इसे रिवाइज कराया था जूम में, आज मैंने सोचा वीडियो ही बना दूं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब, हमने पैसा उठा लिया, हमने देख लिया पैसा हमें किस चीज से उठाना चाहिए। पैसा उठाने के बाद हमने क्या करा, पैसा लगा भी दिया, ठीक है। अब पैसा लगाने के बाद हमारे भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, होगा नहीं होगा। जहां भी आप बिजनेस करते हो आप ये मान के चलते हो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हम मान के चलते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम क्या है पॉजिटिव सोच वाले, हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब आता है डिविडेंड डिसीजन। याद करो डिविडेंड का मैंने आपको बता रखा है, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट। जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटती है तो उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटती है तो उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। अब इसी डिसीजन में हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो हमारा 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब जो कंपनी होती है ना, वो सोच के चलती है भाई, देखो अब कोरोना जैसा काल आ गया तो हर कोई ये सोच के चलता है सेविंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा 10,000 ना प्रॉफिट बांटती नहीं है। प्रॉफिट के बांटने को पहले बताओ क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या देते हैं, डिविडेंड। जब भी हम प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर या ओनर्स को दे देते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। अब क्या करते हैं, कंपनी बोलते हैं भाई सारा पैसा बांटना नहीं चाहिए, थोड़ा पैसा बचाना भी चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, जिसका नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। हिंदी में पढ़िए उसे क्या कहते हैं, एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। देखियो नहीं लिखा, इंग्लिश में ही लिखा है। तो देखो एक होता है डिविडेंड और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड का मतलब होता है जो हम ओनर्स को उनका प्रॉफिट बांट देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, डिविडेंड। और रिटेन्ड, देखो रिटेन का मतलब पता है क्या होता है, अपने पास रखना। रिटेन का मतलब क्या होता है, अपने पास। मान लो इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000। 10,000 में से हम 4,000 रुपये बांट देते हैं और 6,000 रुपये बचा लेते हैं। 6,000 रुपये बचा लेते हैं। 6,000 को हम क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग, और 4,000 को क्या बोलेंगे, डिविडेंड। अब यही ये जो डिविडेंड डिसीजन है ना, ये हमें यही देखने में मदद करता है, हमें जो प्रॉफिट हुआ है क्या हमें उसका पूरा का पूरा डिविडेंड देना चाहिए, या पूरा का पूरा बचा लेना चाहिए, या आधा देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, या कितना बचा लेना चाहिए। तो ये यही चीज़ हम कहाँ सीखने वाले हैं, डिविडेंड डिसीजन में। यही चीज़ हम क्या सीखने वाले हैं, डिविडेंड डिसीजन में। हम आपको बता दें पूनम गांधी सजेस्ट करते हैं, ठीक है। पूनम गांधी में डिविडेंड डिसीजन का थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। बैटरी तो कोई बात नहीं, अभी 10% बैटरी है, ज़्यादा की वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो और रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन एक बार हम पढ़ते हैं। दिस डिसीजन इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। सरप्लस फंड का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे प्रॉफिट होता है ना, तो उससे वो होता है, उससे रिलेटेड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस पार्टीज सच। देखो जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो हम ओनर्स वगैरह में बांटते हैं, खुद भी बचाते हैं, अलग अलग बंदों को जाता है वो, ठीक है।
और जो लास्ट में बचता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट में से क्या होता है, डिविडेंड बढ़ते हैं, हमारा क्या होता है, थोड़ा बहुत हम पैसा बचा लेते हैं, जिससे क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, ये फालतू की चीजें लिखी है। टू टेक दिस डिसीजन फाइनेंस मैनेजर कीप्स इन माइंड द ग्रोथ प्लान्स। आप देखो 10,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट आया, ठीक है, तो जो भी ये पैसे मैनेज करता है ना, जिसके पास भी पैसे रहता है, वो पता है क्या सोचता है, क्या अगले साल हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान ले तेरी पापा की सैलरी है 20,000 रुपये साल, वो महीने की, ठीक है, तो उन्होंने पूरे साल भर कमाया और थोड़ा उन्होंने बोला, कुछ कुछ का होता नहीं है यार, अगले साल मेरा बेटा 9th में चले जाएगा, 11वीं में चले जाएगा, कॉलेज में जा रहा है। अब कॉलेज में तो फीस भरनी पड़ती है ज़्यादा, कॉलेज में फीस भरनी पड़ती है। या मान ले बोल रहे हैं कि भाई किसी की बेटी की शादी है अगले साल, तो जिसकी बेटी की अगले साल शादी है, क्या वो पैसे बचाएगा नहीं बचाएगा? बोले भाई बेटी की शादी है अगले साल, पैसा बचा लेते हैं, बचाएगा नहीं बचाएगा? तो ऐसा जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, तो मैं भी तो ये सोचूंगा क्या अगले साल हमें कोई और ऐसा तो नहीं करना कि कहीं और ऑफिस खोलना है या सैलरी बढ़ानी है लोगों की या फिर कुछ और करना है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में रहनी चाहिए। अगर ऐसी कुछ चीज़ है ना, तो हमें थोड़ा बहुत पैसा बचा लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, रिटेन अर्निंग। और अगर आगे ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, ना तो ऑफिस खोलना है ना कुछ, तो सारा पैसा बांट देना चाहिए। वही हम डिसीजन सीखने वाले हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन। एक बार इसको रीडिंग जरूर मारना, जो आपका डिविडेंड डिसीजन का पेज है ना, वो जिसके बारे में लिखा हुआ है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, वो जरूर वो करना। अब देखो हम सीखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। हम क्या सीखने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, जो हम पैसा बांटते हैं ना, तो मैंने वही बोला, क्या हमें पैसा थोड़ा बांट देना चाहिए, थोड़ा बचा लेना चाहिए, या पूरा बांट देना चाहिए, या पूरा बचा लेना चाहिए, ये हमें कौन बताता है, ये यही फैक्टर्स बताते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा, वैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहला फैक्टर है अर्निंग। सबसे पहला फैक्टर है अर्निंग। अर्निंग का मतलब क्या होता है, पैसे कमाना। अर्निंग का मतलब क्या होता है, पैसे कमाना। अर्निंग, उसमें हिंदी में क्या लिखा है, अर्निंग, आय की मात्रा। आय की मात्रा, आपकी आय की मात्रा कितनी है। देखो क्या लिखा है इसमें, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग। याद करो अकाउंट्स, अकाउंट्स में होता है ना कि पिछले साल हमने बोला प्रॉफिट मिलेगा, इस साल मिलेगा, इस साल बोला अगले साल मिलेगा, तो यही बता रखा है, या तो पिछले साल का मिलता है, इस साल का मिलता है पैसा, ठीक है। इफ देयर आर मोर अर्निंग्स देन कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग लो अर्निंग। आप देखो हमारा प्रॉफिट हर साल होता था 10,000, इस साल हुआ है 5,000। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 10,000 हमारा प्रॉफिट है, हमने पूरा का पूरा 10,000 डिविडेंड दे दिया, और अगले साल हमारा प्रॉफिट हुआ 5,000, तो 10,000 डिविडेंड दे पाओगे? नहीं दे पाओगे भाई, 5 हुआ तो 5 ही दे पाओगे ना। तो यही लिखा हुआ है, जब अर्निंग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, जब अर्निंग कम होती है तब कम डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, अर्निंग। दूसरा फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी का मतलब पता है क्या है, देखो इधर देखो, अब तेरे पापा की सैलरी हो कैसे आती है, फिक्स आती है। अगर मान लो 50,000 है तो अगले महीने 50, फिर 50, फिर 50, ये तो सैलरी है ना। पर एक बात बता भैया, ट्यूशन चलाते हैं, क्या हर बार फीस सेम आती होगी? नहीं, ठीक है। क्या पता किस महीने ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हो, क्या पता किस महीने बच्चे पढ़ ही ना रहे हो। जैसे कि भाई मार्च का टाइम जो रहता था, मार्च के टाइम पे बच्चे आते ही नहीं थे, ठीक है। तो भाई इसमें जो बिजनेस होता है ना, ये सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सैलरी में तो भाई सेम ही आनी है हर साल, ठीक है। बट इसमें क्या होता है ना, बिजनेस में देखो ऐसी चलती है। देखो आपने ग्राफ सीखा होगा कहीं पे, ऐसे ऐसे, कभी क्या होती है, सबसे हाई होती है, कभी सबसे लो होती है, कभी मीडियम होती है, ठीक है। फिर मीडियम हाई मीडियम लो, मीडियम हाई मीडियम लो, मीडियम हाई मीडियम लो, ठीक है। ये सब पढ़ा है, ठीक है। ये इस पीरियड को क्या कहते हैं, बूम। इसको क्या कहते हैं, मंदी, डिप्रेशन, ठीक है। हिंदी क्या कहते हैं, बूम को, उछाल, आर्थिक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, ठीक है। जो भी हो हिंदी में याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई हमारी अर्निंग कितनी स्टेबल है, तेजी, ठीक है, तेजी। और ये क्या है, आर्थिक मंदी, मंदी, ठीक है। तो भाई देखो ऐसी है, मान लो हमारा बिजनेस अच्छा खासा चलता है, हर महीने 10,000 प्रॉफिट तो होता ही होता है, हर महीने 10,000 प्रॉफिट तो होता ही होता है। थोड़ा सा ऊपर कभी 9 हो जाता है, 8.5 हो जाता है, बट इसी के आसपास रहता है। ऐसा नहीं कि कभी 10,000 कभी 1,000, ऐसे नहीं होता। तो अपनी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या है, अच्छी है, मतलब क्या है, एक स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि 10 है तो 10 ही रहती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। बट हमारी अर्निंग ऐसी है तो कभी 10,000, कभी 1,000, कभी लॉस में चले गया, फिर कभी 20,000, कभी ऐसे। कभी तू डिविडेंड डिक्लेयर कर पाया, बोलेगा भाई आज 20,000 कमा रहा हूँ, कल को क्या पता भाई लॉस में चले जाऊँ, तो हमें पैसा बचाना चाहिए ना। तो अगर हमारी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, जो हमारा जो अर्निंग है वो स्टेबल रही, तो हम डिविडेंड ज़्यादा दे सकते हैं। और अगर हमारी अर्निंग क्या रही, स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल है, ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड बहुत कम देंगे, डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन, ये हमने याद करो उसमें भी पढ़ा था कैश फ्लो पोजीशन, किसमें, फाइनेंसिंग डिसीजन में। अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हुई तो हम बाहर से पैसा उठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम वो चुका देंगे चुपचाप। और इसमें भी सेम, अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हुई, क्योंकि डिविडेंड कैसे जाता है, जो मेरा डिविडेंड आता है ना वो मेरे बैंक में आता है, बैंक में आता है, ऐसा तो नहीं है कि भाई पेपर के फॉर्म में है, मेरे बैंक में आता है, ठीक है। तो बैंक में जा रहा है पैसा, तो कैश चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कैश फ्लो पोजीशन का मतलब यही है, अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम डिविडेंड दे सकते हैं, अगर कैश फ्लो पोजीशन बेकार है तो हम डिविडेंड नहीं दे सकते। नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ध्यान से सुनना, मैंने वही बताया था, अगर अगले साल आपके पापा बोल रहे हैं कि आपकी उनकी बेटी की शादी है, ठीक है, तो क्या वो पैसा ज्यादा खर्च करेंगे या बोलेंगे भाई मेरे को पैसा बचाना चाहिए, अगले साल तो भाई बहुत खर्च होने वाला है, पैसा बचाएंगे ना। तो ऐसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि आगे चल के अगर बिजनेस में हमें कहीं ऑफिस खोलना है या कहीं और बिजनेस खोलना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो हम डिविडेंड कम से कम देंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाएंगे। और अगर हमारा क्या है, हमारा क्या आगे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम बोल रहे कोई ग्रोथ नहीं है 2-3 साल तक, तो हम क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, पैसा डिविडेंड बांट देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़े, 4, पहला अर्निंग अच्छी हुई तो डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग नहीं हुई तो डिविडेंड कम। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबल हुआ तो क्या करते हैं, डिविडेंड ज्यादा, अनस्टेबल हुआ तो डिविडेंड कम। नेक्स्ट क्या है, कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हुई तो डिविडेंड ज्यादा, कैश फ्लो पोजीशन बेकार हुई तो डिविडेंड कम। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हुई आगे तो डिविडेंड कम देंगे और नहीं हुई तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के आगे आप ये भी लिख सकते हो कि भाई आगे आपको बेटी की शादी करानी है, ठीक है, बेटी की शादी करानी है तो इस साल पिछले साल पैसा बचाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आगे खर्चा होना ही होना है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, ये बाद में पढ़ाऊंगा, ये वैसे काम का भी नहीं है, ठीक है। आप देखो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, एक बात बताओ, जब भी आप प्रॉफिट बांट रहे होते हो, किसको बांटते हो प्रॉफिट, मालिकों को, मालिकों को क्या बोलते हैं हम, शेयर होल्डर, मालिकों को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना भाई, मालिकों को तुम बांट रहे हो तो मालिकों से तो पूछो तुम्हें चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है, मालिकों से तो तुम पूछो तुम्हें चाहिए ही ना चाहिए, ठीक है। अब मालिक बोल रहा है मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, तू एक काम कर, तू बचा के रख पैसा, ताकि अगर ऐसे कोरोना जैसा टाइम दोबारा आए तो तुम क्या कर सके, खर्च कर सके, ठीक है। अगर देखो अमीर मालिक हुआ, वो क्या बोलेगा कि भाई ये पैसा तब यूज करियो जब क्या है, कोरोना जैसा टाइम है, अपने पास बहुत पैसा है। पर अब गरीब बंदा हुआ तो वो क्या बोलेगा, भाई पैसा दे मेरे को, मैं तो तेरे पे ही डिपेंड हूँ, पैसा दे मेरे को, ठीक है। पर इसमें पता है क्या एग्जाम्पल लिखा है, इसमें एक बार पढ़ के बताता हूँ। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर का पहले बात मतलब बता देता हूँ। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर का मतलब होता है कि भाई जिसको तुम पैसा दे रहे हो वो है मालिक, मालिक से तो पूछो कि भाई तुम्हें चाहिए पैसा कि नहीं चाहिए, मालिक से तो पूछो तुम्हें पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी इज एक्सपेक्टेशन एंड प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, एज देयर आर एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय द कंपनी, क्योंकि वो मालिक होते हैं, उनके भाई मानी जाएगी हमेशा। जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रिटायर्ड शेयर होल्डर, आप देखो मैं जवान बंदा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी साइड है बुढ़ा बंदा, बुढ़ा बंदा कमाता है भाई, बुढ़ा बंदा तो कमा ही नहीं पाता, वो तो काम करने जानता ही नहीं है। मैं जवान बंदा हूँ, मैं बोलूँगा भाई मैं तो अपना कमा रहा हूँ, तू एक काम कर, जो कंपनी है ना उसका जो डिविडेंड आ रहा है मेरे को मत दे, वो बचा के रख, ताकि कल को कंपनी दिक्कत ना आए। और जो बुढ़ा बंदा होगा भाई हमें पेंशन तो दो हमारी, वो तो ऐसे ही बोलेगा भाई मैंने तेरी कंपनी में पैसा क्यों लगाया, पेंशन के लिए, पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो मेरे को दो भाई, मेरे को पैसा नहीं है, मैं कमाता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये वही बात हो गई अमीर गरीब वाली। जो अमीर बंदा होगा वो क्या बोलेगा, पैसे मत दो, और जो गरीब बंदा होगा वो बोलेगा पैसे दो। अगर हमारी कंपनी में ज़्यादा अमीर बंदे या जवान बंदे हुए तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे ही नहीं या फिर कम देंगे, और अगर बुढ़े या गरीब बंदे हुए तो देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इसी में बात समझ आई। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी, देखो कभी कभी क्या होता है ना, डिविडेंड पे टैक्स लगता है, कभी कभी क्या होता है डिविडेंड पे टैक्स लगता है, जो कंपनी हमें प्रॉफिट देती है ना उस पर ना सरकार टैक्स चार्ज करती है, क्या चार्ज करती है, टैक्स, ठीक है, उसको कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर कोई पूछे ना आपसे कभी, देखो जो डिविडेंड पे टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और ये पता है कौन देता है, ये देती है कंपनी, कौन देती है, कंपनी। और जब वो आपके पास आ जाता है ना डिविडेंड प्रॉफिट, वो आपका बन जाता है प्रॉफिट, क्या बन जाता है, प्रॉफिट, और इस पे भी टैक्स लगता है। देख रहे हो कितनी जगह सरकार टैक्स लेती है आपसे, ठीक है। देखो द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन डिविडेंड इज टैक्स फ्री, इफ टैक्स रेट इज हायर देन द कंपनी प्रिफर्स टू पे। देखो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई जो तुम प्रॉफिट देते हो ना उसका
50% हमें टैक्स दे देना। भाई साहब इसका मतलब मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ तो 50 रुपये तो आपकी जेब में जा ही नहीं रहे, 50 रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं? गवर्नमेंट की जेब में। ठीक है, तो शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, ओए हमें मत दे, हमें कोई डिविडेंड मत दे। अभी क्या चल रहे हैं? टैक्स रेट हाई चल रहा है, अभी टैक्स रेट क्या चल रहे हैं? हाई। तो क्या होता है, अगर तू मेरे को देगा तो उसमें से 50 रुपये तो किसके पास चले जाएगा? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, मेरे पास तो कुछ आएगा ही नहीं। बट अगर भाई टैक्स रेट लो चल रहे होंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो चुपचाप मेरे को फटाफट दे पैसा। ठीक है, अभी टैक्स रेट चल रहे हैं लो तो मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास कम से कम पैसा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी चेंज करते रहते हैं, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, तो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी भी देखनी पड़ती है। अगर टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स ज़्यादा है तो डिविडेंड क्या देंगे? कम, और अगर टैक्स कम है तो डिविडेंड क्या देंगे? ज़्यादा। बात समझ आई? नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। ठीक है, whenever company requires more capital it can either arrange by issue of shares or issue of debentures। याद करो हमने अकाउंट्स में पढ़ रखा है कि जब भी हमें पैसा चाहिए होता है या तो हम शेयर्स इशू कर देते हैं या तो हम डिवेंचर इशू कर देते हैं। ठीक है, पैसा कंपनी के पास आता है ना। ठीक है, in the stock market by using its retained earning raising of fund from capital market depends upon the reputation of the company। अब देखो मैंने आपको बताया था कि भाई याद करो, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस मैं पढ़ा चुका हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि भाई जितना हमने पैसे मांगा उससे भी डबल आ गया, ट्रिपल आ गया, 10 गुना आ गया। ये कब होता है? जब अपनी कंपनी का नाम अच्छा हो। बताया था मैंने, जब अपनी कंपनी का नाम अच्छा हो। ठीक है, इफ कैपिटल मार्केट कैन इजीली बी एक्सेस्ड और अप्रोच एंड देयर इज इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटी। देखो अब क्या है, जो शेयर मार्केट है ना आजकल चल रहा है डाउन। आजकल क्या चल रहा है? डाउन। कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि भाई क्या हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, अपना पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। कोई भी अपना पैसा डुबाना चाहता है? नहीं। तो वो यही बोल रहे हैं एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, अगर हमें मार्केट से पैसा आराम से मिल रहा है, ठीक है, अगर हमें पैसा मार्केट से आराम से मिल रहा है तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो चुपचाप बांट देगा वो शेयर होल्डर्स को। और अगर हमें मार्केट से पैसा आसानी से नहीं मिल रहा है तो भाई मैं खुद से ही तो जीऊँगा, जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है बचा के रखो, क्योंकि मेरे को कहीं और से पैसा मिल ही नहीं रहा। फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, देखो अगर मेरी कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, मेरे को कहीं से भी मैं जाऊँ ना, मेरी कंपनी के नाम पे कोई भी पैसा दे देता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई भी बंदा हो। ठीक है, वो बोलता है अच्छा रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी मोटा भाई की, तेरे को ये ले पैसे ले जितने चाहिए। ठीक है, अपना तो पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। बट कोई बड़ी बेकार सी कंपनी, मान लो मैं चले गया, मेरे को कोई जानता है? नहीं जानता। क्या मेरे को कोई पैसे देगा? नहीं देगा, रिस्क कोई नहीं देगा। ठीक है, तो वही बात है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कंपनी का नाम अच्छा हो, वो कहीं से पैसा ला सकती हो, तो भाई चुपचाप जितना भी प्रॉफिट हो रहा है डिविडेंड बांट दो। और अगर कंपनी का नाम बेकार है तो क्या करना चाहिए? भाई उसको कहीं से पैसा मिलेगा नहीं, तो जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है उसे बचा के रखो, ताकि फ्यूचर में आप उसे खर्च कर सको। नेक्स्ट क्या है? लीगल रिस्ट्रिक्शन। कभी कभी पता है क्या होता है, लीगली भी डिविडेंड हम नहीं दे पाते हैं, तो इसमें वही लिखा है लीगल रिस्ट्रिक्शन, जैसे बोल रही हूँ वैसे करना पड़ेगा। भाई लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं लॉ हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने बोला अगर तू यहाँ की जगह वहाँ बैठा तेरे को जेल हो जाएगी, तू बैठेगा उधर? नहीं। तो कंपनी भी ऐसी करती है, कंपनी बोलती है डिविडेंड नहीं देना। ठीक है, जैसे लॉ बोलेगा वैसे करेगा। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। व्हेन कंपनीज टेक लॉन्ग टर्म लोन देन फाइनेंसर में पुट। देखो कभी कभी क्या होता है, कंपनी ना 10-10 हज़ार करोड़ के लोन लेती है, भाई बहुत मोटे मोटे लोन लेती है। तो भाई एक चीज़ देखो, तूने मेरे से 10,000 करोड़ का लोन लिया, 10,000 और करोड़, ठीक है, बहुत मोटा अमाउंट होता है। मैंने बोला जो लोन देने वाला होता है ना, वो बोलेगा चुपचाप जो प्रॉफिट होगा ना उसे बचा कर रखियो, बांटियो मत किसी को। क्यों ना बांटू मेरा प्रॉफिट? अगर तू बांट देगा और कल को तेरी कंपनी डूबने लगी तो पैसा कौन देगा हमारा? अगर तू बांट देगा उसे और तेरी कंपनी कल को डूबने लगी तो हमारा पैसा कौन देगा? तो जो प्रॉफिट है ना उसे बचा के रख। ठीक है, और अगर बांटना भी है ना तो 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो खाली 1 रुपया बांट। ठीक है, इतना, ताकि क्या हो, कल को भाई हमें दिक्कत ना हो। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल, देखो कॉन्ट्रैक्ट तेरे उसमें पता नहीं हिंदी में क्या लिखा होगा, देख ले। ठीक है, 10वां पॉइंट है कंट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। कंट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कभी कभी लोन ज़्यादा ले लेते हैं, कौन लोन ज़्यादा ले लेता है? कंपनी। तो कंपनी पे ना रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जो लोन देने वाले होते हैं वो बोलते हैं प्रॉफिट बचा के रख। और अगर उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बोला है तो जितना प्रॉफिट है चुपचाप बांट दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? स्टॉक मार्केट रेट। ठीक है, पता है क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है ना, तो हम जैसे लोग पता है क्या सोचते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है भाई डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट बहुत हुआ होगा तभी हमें बांट रही है। ठीक है,
देखो कोरोना टाइम पे भी अभी बहुत कंपनियों ने डिविडेंड दिए हैं, बहुत सारा प्रॉफिट बांटा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई कोरोना चल रहा था, लोगों की कमाई छूट गई, इस कंपनी ने प्रॉफिट कराया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा। सही कह रहा हूँ। और कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही होगी तो आप इसका तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, बेकार कंपनी है। ठीक है, इसका तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, बेकार कंपनी है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, तो अगर हमें रिएक्शन अच्छा करना होता है तो डिविडेंड बांटो, रिएक्शन बेकार करना होता है तो नहीं बांटो। तो ये थे 11 पॉइंट्स जिसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टेड डिविडेंड डिसीजन। आशा करता हूँ सारे के सारे आपको समझ आए होंगे। भाई की क्लास भी है तो हमें ओवर करना पड़ेगा, और ये भी बंद होने वाला है, 2-3% बैटरी बचेगी, तुरंत अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा आपको समझ आया नहीं आया, कल फिर से रिवाइज करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। रेगुलर क्लास होगी, 6 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं, तो 7:30 तक ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चल